इन वाक़यात के रूनुमा होने के वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। 2 और 3 नवंबर के वाक़यात जो हैं बड़े अफसोसनाक हैं। बड़ी वहशतनाक खबरें 2 नवंबर को बड़ी वहशतनाक खबरें आ रही थी। आमतौर पर कहा जा रहा था कि मुल्क में या तो इमरजेंसी लगाई जा रही है और या मार्शल लॉ का नफाज होगा। ये क्यों होगा, इस बारे में मुख्तलिफ आरा थी। कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। हाल ही में वकला की जानिब से चलाई गई अदलिया की आज़ादी की तहरीक अभी माज़ी करीब में अपने मंतकी नतीजे पर पहुंची थी। तहरीक की बेमिसाल कामयाबी हुक्मरानों की खुली हजीमत थी और जैसा कि शख्सी हुकूमत का खासा है, हर ऐसा हरबा इस्तेमाल करने की बातें खुलेआम हो रही थी कि जिससे अदलिया की कमर तोड़ दी जाए और वो जज साहिबान जो कि आज़ादाना और दयानतदाराना फैसले करते हैं उनको फारिग कर दिया जाए और उनको अदलिया से अलहदा करके घर भेज दिया जाए। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि हुक्मरान अपने इख्तिदार को दवाम बख्शने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। इसलिए ज़रूरी था कि पहले ही हुक्मरानों को वार्निंग दी जाए कि खुदारा वो ऐसा ना करें। ऐसा अगर हुआ तो नताइज बहुत ही खौफनाक होंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि कराची बार, हाई कोर्ट बार, मलीर बार, सिंध बार काउंसिल और कराची से पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों का एक इजलास बुलाया जाए और सारी सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा का लाएअमल तरतीब दिया जाए। बार के मुख्तलिफ नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक इजलास हाई कोर्ट बार कैफेटेरिया के ऊपरी मंजिल पर मुनक़िद किया गया ताकि बार के नुमाइंदे अपने ख्यालात का इजहार करें और एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई। बार के नुमाइंदों का ख्याल था कि ऐसा करना दरअसल दस्तूर की शिक नंबर 6 का सेंस होगा। इसलिए बार के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वकला के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, लेकिन अगर मावराए दस्तूर इक़दामात किए गए या फ़र्ज शनास और दयानतदार जजों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो वकला उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे और इस राह पर चलते हुए वो सड़कों पर भी जाएंगे और आवाम को सूरत हाल से बाखबर करने के लिए उन्हें सड़कों या गलियों में, खेतों पर या खलियानों में भी जाना पड़ा तो वो जरूर जाएंगे। इसलिए कि दस्तूर के खिलाफ कोई इक़दाम किया गया को खैरबात कहने के मुतरादिफ होगा। बाद में मैं ऑफिस गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने मंदूबीन आए थे उनसे फर्जन मुलाकात की और फिर ऑफिस गया
तबीयत में अजीब मलाल और बेचैनी थी। अफसोस और रंज इस बात का था कि एक शख्स अपने इख्तिदार को कायम रखने के लिए और उसे दवाम बख्शने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसको अदलिया जैसे मुहज्जब अदारे को तबाह करने से बाज रखने वाला कोई नहीं था। कोई भी तो नहीं था जो उसको सही बात समझाए, या कोई हाथ ऐसा न था जो उसकी इस दीवानगी से उसको रोके। इन्हीं ख्यालात के साथ बेटे की हमराही में उसके घर गया। जहन मुंतशिर था, रंजीदा था और मुज़महिल था। मालूम हुआ कि इमरजेंसी लग गई है, दस्तूर मुअत्तल कर दिया गया है, पीसीओ नाफिज कर दिया गया है और जजों से कहा गया है कि वो पीसीओ के तहत नया हलफ लें। कुछ जजों को उनके घरों में कैद भी कर दिया गया है। सारे न्यूज़ चैनल बंद कर दिए गए हैं और वकीला की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। रात तकरीबन 8:30 बजे एक सहाफ़ी दोस्त का पैगाम मौसूल हुआ जिसमें उसने ये खबर दी कि सर आपका वारंट जारी कर दिया गया है। एक दूसरे मोबाइल फोन से रिहाइशगाह पर फोन करवा कर दरियाफ्त किया कि आया पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। मालूम हुआ कि नहीं। इसी असना में चौधरी एतजाज एहसन का फोन आया। उन्होंने बतलाया कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अड़ियाला जेल पहुंचा दिए गए हैं। एक दूसरे को अज़्म और हौसले की तलकीन करते हुए ये गुफ्तगू हमारे दरमियान ख़त्म हुई। बराबर खबरें चली आ रही थी कि धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये खबर भी आई कि चीफ जस्टिस सबीउद्दीन साहब के घर पर जजेस की एक मीटिंग हो रही है और उसमें पीसीओ के तहत नए हलफ के बारे में मुत्तफ़िक़ा फैसला किया जाएगा। बहसियत बार के सदर मुझको उस मीटिंग में शरीक होना चाहिए था। दरी इतना ये खबर आई कि पुलिस मेरे घर वाक़े गुलशन इकबाल मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और जाहिर है कि अरसे दराज से मैं अपने घर में नहीं रह रहा था, इसलिए मुझे मौजूद न पाकर वो मेरे दामाद मसरूर अलवी को मुबीना थाने ले गए और उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। मेरी बेटी का फोन आया, वो रो रही थी। रात काफी बीत चुकी थी। गवर्नर रिशतुल इबाद का फोन आ रहा है। उन्होंने खैर खैरियत दाव करके और शायद ये मालूम कर लिया कि मैं अब तक आज़ाद हूँ। उन्होंने पुलिस को ज़रूर सरजनिश की होगी। अब मेरे सामने दो रास्ते, या तो मैं गिरफ्तारी दे दूं या फिर इंतजार करूं। गिरफ्तारी देने में ये कबाहत थी कि वो मुझे थाने के लॉकअप में रात भर रखेंगे और बहैसियत एडवोकेट मुझे लॉकअप पुलिस स्टेशन पर लॉकअप की हालत का बखूबी इल्म था। वहाँ गंदगी, मच्छरों और मक्खियों की बहुतात होती है, तारीकी होती है और मुसलसल बदबुओं के भपके आपके दिमाग को शल कर देते। अगर मैं फौरी गिरफ्तारी देता तो शायद वो मसरूर को छोड़ देते, लेकिन पूरी रात मैं पुलिस लॉकअप में अजियत में मुब्तला रहता। इसी अज़ना में खबर आई कि चीफ जस्टिस सबीउद्दीन साहब के घर पर जो मीटिंग जजों की हो रही थी उसमें जजों में इख्तलाफ हुआ। कुछ जजेस का ख्याल था कि उन्हें नई कसम ले लेनी चाहिए, लेकिन कुछ जजों का ख्याल था कि वो पीसीओ के तहत नई कसम नहीं उठाएंगे। लुत्फ की बात यह है
कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का अब तक किसी को इल्म न था कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के निफाज को गैर कानूनी करार दे दिया था और जजों को नई कदम उठाने से मना कर दिया था। इन्हीं बातों में रात के 2 बज गए थे। मैंने मसरूर को लाकअप से छुड़वाने का ये हल निकाला कि मैंने मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन को फोन किया और एसएचओ से बात की कि मैं कल सुबह 10 बजे अपने घर से गिरफ्तारी दे दूंगा। उनसे कहा कि आप मसूर को छोड़ दीजिए और मैं वादा करता हूं कि मैं सुबह 10 बजे अपने घर में मिलूंगा, आप आए और मुझे गिरफ्तार कर ले। और उन्होंने इसीलिए 2 बजे रात को मसरूर को दिया। 2-4 करवटें लेकर मैं भी सो गया, क्योंकि सुबह उठकर मुझे गिरफ्तारी देनी थी और आज़ादी की ये आखिरी रात थी। अच्छी नींद आई। सुबह उठकर फ्रेश अप हुआ। मेरी बहू ने बेहतरीन सा नाश्ता तैयार किया और इमाद, अम्बरीन और मैंने डट कर खाया। 4 नवंबर 2007 की सुबह मैं, इमाद, मेरा ड्राइवर तकरीबन 9:30 बजे डिफेंस से अपने घर गुलशन इकबाल के लिए रवाना हुए और तकरीबन 10 बजे घर पर पहुंच गए। मालूम हुआ कि पुलिस वाले सुबह मसरूर को फिर थाने ले गए। मैंने फौरन पुलिस स्टेशन मुबीना टाउन टेलीफोन किया और उन्हें बताया कि मैं घर पर हूं और वो अपनी कार्रवाई करें। मैंने एक बैग में ज़रूरी सामान रखा, वह नेज़ एक किताब भी जो मेरे ज़ेर मुताल्ला थी, और अपनी दवाएं भी रख ली। इसी असना में असरार, मेरा छोटा भाई, भी आ गया और कुछ ही वक्फे के बाद पुलिस के 2 डाले 8 पुलिस वालों के साथ घर पर आ पहुंचे। मैं घर वालों से रुखसत होकर बाहर आया तो असरार ने कहा कि वो अपनी गाड़ी में खुद ही मुझको थाने पहुंचाएंगे। चुनांचे 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ असरार की गाड़ी में बैठ गए और हम मुबीना थाना पहुंच गए। थाने पहुंचकर मुझे एक कोने में चारपाई पर बिठा दिया। असरार और इमाद भी कुर्सियों पर बैठ गए। पुलिस वालों ने अपने आला हुक्काम को खबर दी कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और अगले प्रोसीजर के बारे में वो आला हुक्काम से बात करते रहे। दोपहर का खाना घर से नाश्तेदान में आ गया। इसके अलावा भी असरार ने बाजार से भी कुछ और मंगवा लिया और हम सब ने खाना खाया। कुछ देर के बाद थाने वालों को ऊपर से हिदायत आई कि मुझे सीधे कराची सेंट्रल जेल ले जाकर दाखिल किया जाए। कुछ देर के बाद पुलिस की प्रिजन वैन आ गई, जिसे आमतौर पर कुत्ता गाड़ी कहा जाता है। मुझे इसमें बैठकर कराची सेंट्रल जेल जाना था, लेकिन असरार नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। थोड़ी बहस और तमीज के बाद पुलिस वाले मान गए और असरार की गाड़ी में 3 पुलिस वाले मेरे साथ बैठ गए और हम कराची सेंट्रल जेल के लिए रवाना हो गए। असरार खुद गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में लोगों का इज़्दिहाम था और हर शख्स अपने अपने कामों में मसरूफ था। ठेले वालों से खूब खरीदारी हो रही थी। गरज ये कि अपनी पूरी जुलानी के साथ जिंदगी रवां दवां थी। उन्हें क्या गरज कि कोई शख्स अदलिया की आज़ादी का नारा लगाकर जेल जा रहा था। कराची सेंट्रल जेल पहुंचकर सबसे रुखसत हुआ और जेल के मेन दरवाजे के साथ बगली दरवाजे से जेल में दाखिल हो गया। मेरा सामान रोक लिया गया। खुद मुझे जेल सुपरिटेंडेंट के पास ले जाया गया। मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि ये तो वही साहब हैं जो कुछ दिन पहले एक तकरीब में मुझे मिले थे और मुझसे अपने केस के बारे में
कानूनी नुकात पूछ रहे थे। उनके सामने 2 कुर्सियां थी। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, बिल्कुल अजनबी अंदाज में। मैंने अपना नाम बताया और कुर्सी पर बैठने लगा तो एक पुलिस कांस्टेबल ने मुझे कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, बल्कि मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे खड़ा रहने की ताकीद की। गोया मैं एक सर्टिफाइड कैदी था और मुझे इसी तरह बिहेव करना था। सुपरिटेंडेंट साहब ने 1 सवाल किए और एक रजिस्टर में इंदराज किया और पुलिस वालों से कहा कि इनको चक्कर में ले जाओ। चुनांचे मैं 3 पुलिस वालों के साथ जेल में दाखिल होकर उस जगह पहुंचा जिसको चक्कर कहते हैं। ये एक दरख्त के गिर्द बना हुआ चबूतरा था। मुझे इशारा किया गया कि मैं इस पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं टहलता रहा। कुछ अरसे के बाद मुझे लेकर पुलिस की नफरी एक बैरक पर पहुंची। पहले एक दरवाजे का ताला खोला गया, फिर अंदर जाकर एक और लोहे की दरवाजे का ताला खोला गया और मुझे अंदर ढकेल दिया गया। ये एक बड़ी बैरक थी। आम दिनों में शायद इसमें 20 से ज़्यादा कैदी रहते होंगे, लेकिन ये पूरी बैरक मेरे लिए खाली कराई गई थी। लेकिन बैठने की कोई सबील नहीं थी, न कोई कुर्सी, न कोई स्टूल, न फर्श पर बैठने के लिए कोई दरी वगैरह। फर्श पर कई सुराख थे जिसमें से चूहे छछूंदर एक सुराख से निकलकर दूसरे सुराख में दाखिल हो रहे थे। गुसलखाना इंतहाई गलीज और उसकी दीवारें मैल और गिलाजत से स्याह हो गई थी। कमोड भी गिलाजत से भरा हुआ था और इंतहाई ज्यादा तादाद में मच्छर हर आने वाले का इस्तकबाल करते थे। थोड़ी सी देर बाद 2 मशक्कती आ गए। मशक्कती वो कैदी होते हैं जो जेल में लंबी सजाएं काट लेते हैं। गोया वो अपने चाल चलन से जेल के अमले का एतबार हासिल कर चुके होते हैं। उनमें से एक का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उसका जुर्म ड्रग्स के बारे में था। उसका कहना था कि वो बेकसूर है, क्योंकि जिस बंगले में वो काम करता था उसके मालिक ने पुलिस से मिलकर उसको वरगलाया कि वो उस चरस को अपना कह दे, और उसने उसको यकीन दिलाया, उसके मालिक ने, कि वो उसकी जमानत करवा देगा। वो बार बार कह रहा था कि वो जब भी जेल से रिहा होगा तो अपने उस मालिक को छोड़ेगा नहीं। दूसरे कैदी का नाम गरीब नवाज था। उसका जुर्म ये था कि उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। मैंने जब उससे ये पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि उसको खुद भी वजह नहीं मालूम, बस उसने उसका गला दबा दिया। उसकी आदत थी कि वो रात को उठकर बैरक में टहलता और लोहे के गेट पर जाकर आसमान की तरफ देखता और फिर टहलने लगता। उसकी इस हरकत से मैं सो नहीं सकता था, क्योंकि ये बात तो उसने खुद बताई थी कि बगैर किसी वजह के वो गला घोंट देता है। 2 दिन मुझे इसी खाना खराबी में गुजर गए। तीसरे दिन रात 2 बजे मुझे एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जहां हर किस्म की सहूलत मैसर थी। कई दूसरे वकला भी आ गए और बाहर से बहुत सी खाने पीने की चीज़ें दोस्तों और अहबाब भिजवाते रहे। इस तरह जेल में अच्छा वक्त गुजर गया। जैसे ही निगरान हुकूमत कायम हुई तो मेरे दोस्त, मेरे सीनियर हाले पोटा साहब निगरान चीफ मिनिस्टर हो गए सिंध के। उन्होंने पहला ऑर्डर ये किया
कि सारे वकला को छोड़ दिया जाए। चुनांचे रात 12 बजे हमारे पास जेल के सुपरिटेंडेंट और कई मशक्कती आए और उन्होंने कहा कि आप चले। हमने इतराज़ किया कि हम 12 बजे क्यों जाएं बाहर, तो उन्होंने कहा आप फिक्र न करें, आपके लोग बाहर मौजूद हैं, जेल से बाहर आपका इस्तकबाल करने के लिए। 12 बजे हम लोगों को जेल से बाहर कर दिया गया। बाहर सैकड़ों लोग मौजूद थे और जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस तरह से हम रिहा होकर घर वापस आ गए।